दोस्तों 97वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही सुकून एफएम चैनल के जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम नई कहानी लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही ने मूव ऑन करने का मन बना लिया था। नई सुबह के साथ उसने जॉब करने का फैसला कर लिया, जिसमें यामिनी और यशवंत ने भी उनका पूरा साथ दिया। उधर युवराज भी तैयार होकर ऑफिस चला गया था। रास्ते में उनको काव्या का फोन आया और उसने युवराज को बताया कि वो अगले हफ्ते कनाडा से वापस मुंबई आ रही है अपने हस्बैंड के साथ। ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा आज वहां बहुत ही चहल पहल थी, जिसे देखकर युवराज को याद आया कि आज ऑफिस के नए प्रोजेक्ट के लिए नई एम्प्लॉय की इंटरव्यू होनी थी। उसने अंदर जाते ही देखा कि बहुत से लड़के लड़कियां इस पोस्ट के लिए आए हुए थे। युवराज ने एक नजर उन पर डाली और फिर अपने ऑफिस में चला गया। कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स और चंदन उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। युवराज अपने ऑफिस में बैठा बैठा बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था जो सीधा कॉन्फ्रेंस रूम से जुड़ी हुई थी। चंदन ने एक एक करके सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना शुरू किया। युवराज अपने ऑफिस में बैठा हुआ सभी के मूवमेंट, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी नोट कर रहा था। उसने सभी के बारे में अपनी रिपोर्ट बना ली थी। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए योग्य था उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। युवराज ने लास्ट कैंडिडेट के बारे में अपनी रिपोर्ट और फिर स्क्रीन के पर तरफ देखा। जैसे ही नेक्स्ट कैंडिडेट इंटरव्यू रूम में एंटर हुआ, वैसे युवराज की नजर स्क्रीन पर अटक गई। सामने जो खड़ा था उसे देखकर युवराज हैरान हो गया। वो थोड़ा टाइम ऐसे स्क्रीन की ओर देखता रहा, फिर उसने सोचा। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना ऑफिस फोन उठाया और इंटरव्यू रूम के फोन को कॉल कर दिया। अगले ही पल आगे से चंदन ने फोन उठाया। युवराज ने तुरंत बिना समय गवाए कहा, इस कैंडिडेट को मेरे ऑफिस में भेजो और एक बात का ध्यान रखना कि किसी को पता ना चले कि ये मेरी साली है। वो कैंडिडेट कोई और नहीं, टीना ही थी। जी सर, मैं भेजता हूँ, चंदन ने जवाब दिया और फोन रख दिया। उसके बाद चंदन ने टीना की तरफ देखा और थोड़ा झिड़कते हुए कहा, आपको हमारे सीईओ सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है, आपका इंटरव्यू वही लेंगे। चंदन की बात सुनकर सभी बोर्ड मेंबर्स हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि चलते इंटरव्यू के बीच सीईओ का फोन आकर। आखिर कौन थी ये लड़की, और इसी बात से सब हैरान होकर कभी टीना की तरफ देख रहे थे तो कभी चंदन की तरफ। चंदन समझ गया कि अगर उसने इन्हें कोई बहाना नहीं दिया तो वो सब शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए उसने कुछ सोचा और बात बनाते हुए कहा, यह चेयर वुमन का ऑर्डर है कि चीफ मैनेजर के लिए इंटरव्यू सीईओ सर को ही लेना होगा। ये बात चंदन ने बहुत ही धीरे से कही कि टीना ना सुन ले। जैसे ही बोर्ड मेंबर्स ने सुना चेयर वुमन के ऑर्डर हैं तो सभी चुप हो गए। अब जब से टीना ने यह सुना था कि माही जॉब करने वाली है तो वो कैसे पीछे हट सकती थी। इसलिए वो तैयार होकर अपने रिज्यूम लेकर निकल पड़ी जॉब की तलाश के लिए। अपने घर से निकलते समय वो सोचा कि ना सिंघानिया ग्रुप में नौकरी देखी जाएगी, इसमें मुझे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और साथ ही युवराज के करीब रहने का मौका भी मिल जाएगा। वो ये सब सोचकर ही जॉब और सिंघानिया ग्रुप में जॉब के लिए आई थी। यहाँ आकर उसको पता चला कि यहाँ तो पहले ही जॉब इंटरव्यू चल रहा है। ये देखकर टीना और भी खुश हो गई। उसको अपना प्लान कामयाब होता दिख रहा था। और जब चंदन ने कहा कि सीओ सर आपको बुला रहे हैं तो वो समझ गई कि युवराज ने आप उसको देख लिया है और वो मन ही मन खुश हो गई। लेकिन उसने अपनी खुशी को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। टीना थोड़ा नर्वस होने का नाटक करने लगी। उसने अपने रिज्यूमे और सर्टिफिकेट वाले फाइल उठाई और सीईओ के ऑफिस की ओर चल पड़ी। उसने युवराज के ऑफिस में एंटर होने से पहले दरवाजे पर नॉक किया और अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, आई एम कमिंग। युवराज ने तुरंत उसे अंदर आने के लिए कहा। टीना अंदर दाखिल हुई और युवराज को देखते ही हैरान होने का नाटक किया। उसने चौंकते हुए कहा, जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा ऑफिस है, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। युवराज ने उल्टा टीना से ही सवाल कर दिया। मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे नहीं पता कि ये आपकी ही कंपनी है। टीना ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें जॉब के लिए यहाँ वहां भटकने की क्या जरूरत है? तुम मुझे पहले ही क्यों नहीं कह देती थी? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा और टीना की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। लेकिन टीना ने उसके उलट जवाब दिया। उसने युवराज से कहा, नहीं जीजू, मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी, मैं अपनी काबिलियत के दम पर यह जॉब लेना चाहती हूँ। युवराज उसकी बात सुनकर इंप्रेस हुआ। उसने टीना से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे अपना रिज्यूमे दिखाओ, मैं तुम्हारे टैलेंट के दम पर ही तुम्हें जॉब दूंगा। टीना ने तुरंत अपना रिज्यूमे युवराज के आगे कर दिया। युवराज भी पूरे ध्यान से उसका रिज्यूमे देखने लगा और रिज्यूमे के हिसाब से उससे टीना के चीफ मैनेजर के पोस्ट पर रखने का फैसला किया। युवराज ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, टीना, तुम्हारे रेज्यूमे के हिसाब से तुम हमारे कंपनी में चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए परफेक्ट हो और मैं तुम्हें इसी पोस्ट पर अपॉइंट कर रहा हूँ।
ये कहते हुए वो टीना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। टीना के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। युवराज की बात सुनकर वो खुशी से झूम उठी। उसने युवराज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सो मच जीजू। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैंने ये नौकरी तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से दी है। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। युवराज ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू आप बस देखते जाइए, मैं आपको गलत साबित नहीं होने दूंगी। युवराज उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे टीना के इरादों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसने ये सोचा कि टीना को जॉब पर रखा था कि मुझसे माही भी खुश हो जाएगी। वो ये नहीं जानता था कि माही टीना की जॉब के बारे में कुछ पता भी नहीं करती है। युवराज ने अपने ऑफिस में कॉफी मंगवाई और दोनों कॉफी पीने लगे। उधर माही भी नौकरी की तलाश में निकल चुकी थी। उसके चेहरे पर बेचैनी की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उसने अब तक कई कंपनियों के चक्कर काट लिए थे, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन कोई जगह भी उसे कोई भी नहीं मिली। कभी उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिली तो कभी वो उस प्रोफाइल में फिट नहीं बैठ रही थी। थकी हारी माही आखिरकार उम्मीद लेकर एंटीना के ऑफिस में पहुंची। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह कंपनी आदित्य की है। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपना नाम दर्ज कराया और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के लिए इंतजार करने लगी। उसके हाथ में भी फाइल थी जिसमें उसकी डिग्रियां और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे। कुछ ही देर में उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पैनल ने उसे कुछ सामान्य सवाल किए और उसका रिज्यूमे लेकर उसे बाहर बैठने को कह दिया। माही को अब फैसले का इंतजार था। अंदर इंटरव्यू टीम सभी कैंडिडेट्स के रिज्यूमे लेकर सीधा आदित्य के कैबिन में चले गई। आदित्य के साथ उसकी पार्टनर मौजूद वहां पर थी। आदित्य ने धीरे धीरे सभी रिज्यूमे देखना शुरू किया, लेकिन जैसे उसकी नजर एक खास नाम पर पड़ी वो चौंक गया। उसके हाथ में जो रिज्यूमे था वो किसी और का नहीं बल्कि माही का ही था। उसने ध्यान से पढ़ा, माही एजुकेशन MBA, एक्सपीरियंस 3 साल। उसके हाथ कांप गए। तो शिवानी ने देखा कि आदित्य किसी एक रिज्यूमे पर अटका हुआ है। वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोली, क्या हुआ आदित्य, किसी एक रिज्यूमे पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? आदित्य ने उसकी बात सुनकर जैसे गहरी सोच में बाहर आते हुए कहा, ये ये माही का रिज्यूमे है। शिवानी भी हैरान हो गई। माही मतलब टीना की बहन? शिवानी ने पूछा। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ वही माही। शिवानी के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। उसने गुस्से में आदित्य को देखते हुए कहा, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? टीना ने तुम्हारे साथ धोखा किया था और तुम उसकी बहन के बारे में इतना क्या सोच रही हो? शिवानी की बात सुनकर आदित्य ने माही का रिज्यूमे वाली फाइल में रखते हुए देखते हुए कहा। आदित्य ने गंभीरता से कहा, नहीं शिवानी, माही टीना जैसी नहीं है। मैं उसे अपनी सगी बहनों में से एक भी ज्यादा मानता हूँ। वो थोड़ी भोली है इसलिए टीना की बातों में आ गई थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका दिल साफ है। शिवानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तो फिर अब क्या करना है? आदित्य ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि माही को नौकरी की जरूरत क्यों पड़ी। वो सिंघानिया ग्रुप के CEO युवराज सिंघानिया की पत्नी है। इसका मतलब है कि उनके बीच जरूर कुछ हुआ है। शिवानी ने संदेह भरी नजरों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है दोनों अलग हो चुके हैं? आदित्य ने फिर सिर हिलाया। अगर सब कुछ ठीक होता तो माही नौकरी की तलाश में दर दर भटक नहीं रही होती। सबसे बड़ी बात, अगर उसे पता चला कि ये कंपनी मेरी है तो वो कभी भी यहाँ नौकरी नहीं करेगी। इसलिए हमें सब कुछ सोचना होगा। शिवानी ने धीरे से कहा, तो क्या प्लान है तुम्हारा? आदित्य ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम एक काम करो, अपने हीराचंदेनी ग्रुप में माही को उस काबिलियत के हिसाब से अच्छी पोस्ट पर रख लो, लेकिन उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे मैं हूं। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। माही को उसकी काबिलियत के मुताबिक जॉब ऑफर कर दी जाएगी। आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि माही को उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहता था कि माही को ये एहसास हो कि किसी ने उस पर दया की है। दूसरी तरफ माही बाहर बैठी सोच रही थी कि क्या उसे यहाँ नौकरी मिलेगी या नहीं। उसने इस बात का भनक भी नहीं की थी कि अंदर उसके बारे में इतनी गहरी चर्चा हो रही थी। उसे तो बस एक नौकरी चाहिए थी जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखे और उसे इस दुनिया में अकेले खड़ा रहने का साहस दे। आदित्य और शिवानी ने इंटरव्यू पैनल को निर्देश दे कि माही को शांति से बताया जाए कि इस कंपनी में उसकी काबिलियत के मुताबिक कोई पोस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने माही को बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, मिस माही, हमें रिग्रेट है कि फिलहाल हमारे पास आपकी प्रोफाइल के अनुसार कोई जॉब नहीं है, लेकिन हम आपके रिज्यूमो को आगे रेफर कर रहे हैं। आपको जल्द ही एक बेहतर अवसर मिल जाएगा। माही थोड़ा निराश तो हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, थैंक यू कहकर वो ऑफिस से बाहर निकल गई। उसको समझ आ रहा था कि वो क्या करे, और सुबह से ही इतनी ही कंपनियों में उसने जॉब पाने की कोशिश की थी, कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली थी। अब उसे महसूस होने लगा था कि युवराज के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। माही निराशा से भरी हुई रोड के किनारे चल रही थी। उसे होश ही नहीं था कि वो पैदल वहां से घर की तरफ चल पड़ी और वो वहीं पर सोच रही थी कि आखिर क्या कमी है
जिसकी वजह से उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिली। इतने में ही उसका फोन बज उठा। फोन की घंटे सुनकर उसे कुछ होश आया और होश में आते ही उसने वहां देखा और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। फिर उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसके दिमाग में एक पल के लिए आया कि कहीं उस हमलावर का तो कॉल नहीं है। फिर उसे याद आया कि वो हमेशा प्राइवेट नंबर से धमकी देता है और उसने कभी कॉल भी नहीं किया, तो वो मैसेज भी करता है। ये सब सोचकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर उसे कुछ याद आया जिससे वो और भी ज्यादा डर गई। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ये उस ब्लैकमेलर का कॉल तो नहीं। अगर उसका कॉल हुआ तो वो पैसे मांगेगा और मैं उसे पैसे कहाँ से दूंगी। ये सोचकर उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर उसने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ये कॉल पिक ही नहीं करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो कहीं वो बुरा मान जाए, मेरे राज ना सबको बता दे। अब क्या करेगी माही? क्या माही फोन उठाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 98वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही को किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था, जिसे देखकर वो भाई घबरा गई थी और उसको यह लग रहा था कि कहीं उस ब्लैकमेलर का कॉल तो नहीं। इसलिए उसने घबराते हुए कॉल उठाया और आगे किसी के बोलने का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, हेलो मिस माही। माही उसकी आवाज सुनकर हैरान हो गई और उसने कहा, जी मैं माही बोल रही हूँ, बताइए। दूसरी तरफ से उस लड़के ने कहा, मैं हीराचंदानी ग्रुप से बात कर रही हूँ। हमें आपका रिज्यूमे मिला है, जिसे देखकर हमें लगता है कि हमारे पास आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक पोस्ट है। क्या आप कल सुबह इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? उस लड़की की बात पर माही को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसे किसी और जगह से ऑफर मिल जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, जी जी मैं कल आ जाऊंगी। ये कहने के बाद उसने फोन रख दिया। फोन रखते ही उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी सी झलक उठी। शायद किस्मत उसके लिए कुछ नया रास्ता खोल रही थी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसके पीछे कहीं न कहीं आदित्य का हाथ था। इसके बाद माही ने वहां से कैब ली और अपने घर की तरफ निकल गई। उधर आदित्य ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर जाते हुए सोचा, माही मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद के लिए कभी मानोगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो भी तुम्हें बिना बताए, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ माही घर पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था, मानो उसे अपनी पहचान मिल गई हो। वो सीधे यशवंत और यामिनी के पास गई और उत्साह से बोली, मॉम डैड, मुझे हिरनचंदानी ग्रुप से जॉब ऑफर आया है। माही की बात सुनकर उसकी खुशी देखकर यशवंत और यामिनी के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने इतने दिनों के बाद अपनी बेटी को इतना खुश देखा था और अब माही को देश की बेस्ट कंपनी में काम करने का मौका मिला है तो उनके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। यशवंत ने माही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा हमें गर्व है, भगवान तुम्हें कामयाब करे। यामिनी ने बड़े प्यार से माही को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई बेटा, हमें मालूम था कि तुम अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाओगी। माही की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसके सेल्फ डिपेंड बनने का पहला कदम था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सबने मुड़कर देखा तो बाहर से टीना आ रही थी। टीना ने जब अंदर आते ही देखा कि सब लोग खुशी मना रहे हैं। माही के चेहरे पर चमक देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उत्सुकता से पूछा, अरे ये सब क्या हो रहा है? किस खुशी का जश्न मनाया जा रहा है? यशवंत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माही को हीराचंदानी ग्रुप में इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। यह बहुत बड़ी बात है ना? टीना को यह सुनते ही हल्की मुस्कान के साथ उसने चुटकी ली, अरे इतनी छोटी बात के लिए आप लोग इतनी खुशियां मना रही, जब आपको पता चलेगा कि मुझे चीफ मैनेजर की पोस्ट पर जॉब मिल गई है, तब आपका क्या हाल होगा। यशवंत और यामिनी एक पल के लिए चुप हो गए। टीना के इस बात में कहीं न कहीं दिखावा और अहंकार झलक रहा था, लेकिन वे चुप रहे। माही ने भी अपने चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखा, लेकिन टीना की बात उसके दिल में चुभ गई थी। टीना को उन सब का मुंह देखकर एहसास हो गया कि उन सभी को टीना की बात कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आई। लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने बैग को टेबल पर पटक कर सोफे पर बैठते हुए कहा, वैसे माही तुम्हें जॉब के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? युवराज जीजू के नाम से तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगी। माही के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। उसने शांत स्वर में कहा, टीना मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पहचान बनानी है, वो भी किसी का नाम लेकर नहीं बल्कि अपने हुनर से। टीना ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा ही भावुक रही हो, लेकिन खैर ये तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहो करो। वैसे चीफ मैनेजर बनने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। उसने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, लेकिन माही ने उसकी बात का शांत रहते हुए जवाब दिया, थैंक यू टीना, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत खुद शो करनी है।
जब यशवंत और यामिनी ने देखा कि दोनों बहनों के बीच माहौल गर्म हो रहा है, तो यशवंत ने माहौल को हल्का करने के लिए यामिनी से कहा, यामिनी, मेरी दोनों बेटियों को इतनी अच्छी नौकरी मिली है, तुम एक काम करो, दोनों की पसंद की मिठाई मंगवाओ। यामिनी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और ऑनलाइन मिठाई का ऑर्डर कर दिया। पूरा घर इस नई शुरुआत का जश्न मना रहा था, लेकिन माही के मन में कहीं न कहीं टीना की बातों की गूंज थी। वो जानती थी कि अब उसे खुद को साबित करना ही होगा। रात का अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन उधर युवराज अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी आंखों में गहरी सोच की लकीरें थी। मेज पर फाइलें एक बिखरी हुई थी, जैसे वो उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दिमाग किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, युवराज ने बिना नजर उठाए कहा। चंदन ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो युवराज जी के ठीक सामने खड़ा हो गया। युवराज ने उसकी तरफ देखा और पूछा, हाँ चंदन, बताओ क्या बात है। चंदन ने अपने हाथ वाली फाइल खोलते हुए शांत स्वर में कहा, सर, आपके छोटे भाई विक्रम सिंघानिया पेरिस से वापस आ चुके हैं। क्या आप उनसे मिलने वाले? युवराज ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक हल्की चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसको विक्रम की नाराजगी याद आई। वो जानता था कि विक्रम उसे कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल सुबह मिलने का इंतजाम करो, मैं खुद उससे मिलूंगा। चंदन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सर। ये कहने के बाद वो वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि युवराज की गहरी आवाज ने उसे फिर से रोक लिया। चंदन, कल मैंने तुम्हें मुकुल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा था, कुछ पता चला क्या? युवराज की आवाज सुनकर चंदन रुक गया। उस पल के लिए उसने सोचा, फिर अपना मोबाइल निकालकर उसमें से कुछ देखते हुए बोला, जी सर, मैंने रिकी को मुकुल पर नजर रखने के लिए कहा था। उसे पता चला है कि उसका उन हमला और धमकियों के पीछे कोई हाथ नहीं है। लेकिन इतना कहने के बाद चंदन चुप हो गया। उसकी बात सुनकर युवराज की आंखें सिकुड़ गई। लेकिन लेकिन क्या चंदन, खुलकर बताओ। चंदन ने गहरी सांस ली और अपनी बात पूरी करते हुए बोला, सर, मुकुल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हमारी कंपनी के कुछ अहम लोग उसके साथ मिले हुए हैं। उसने अपनी अलग लॉबी बना ली है और हमारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए किसी नए प्लान पर काम कर रहा है। युवराज की उंगलियां मेज पर तबले की तरह चलने लगी। उसकी भूरी आंखें और गहरी हो गई। तुम्हें जानकारी कहां से मिली? युवराज ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, सर, रिक्की उस पर नजर रखे हुए था। उसको पता चला है कि हमारी कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स मुकुल के साथ मेरिटन होटल में पेंट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। वे आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। कुछ अधिकारी तो हमारे ही ऑफिस में आपकी पर्सनल जानकारी भी लीक कर रहे हैं, चंदन ने बताया। चंदन की बात सुनकर युवराज को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने जबड़े की नसें भी तन गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन कौन है वे गद्दार? चंदन ने गहरी सांस लेते हुए दो नाम बताए, सर, मुकेश मेहता और संजय वर्मा। चंदन के मुंह से उन दोनों का नाम सुनकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां से पूरी मुंबई की जगमगाती रोशनी दिख रही थी। खिड़की के बाहर देखते हुए उसने मुकेश मेहता और संजय वर्मा के बारे में सोचा। ये दोनों उसके पापा के टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी को यहाँ तक लाने में उन दोनों की भी अच्छी खासी मेहनत थी। युवराज भी इन दोनों की बहुत इज्जत करता था। युवराज को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो दोनों उसको इस तरह धोखा दे सकते हैं। कुछ देर चुपचाप वो खड़ा रहा और फिर मुड़ा और उसने अपने सिग्नेचर स्टाइल में मेज पर हाथ रखते हुए कहा, हमें इन गद्दारों को सबक सिखाना होगा। चंदन, मुझे मुकुल की हर हरकत की रिपोर्ट चाहिए। यह भी पता करो कि वो किसके साथ और कहां कहां मिलता है। चंदन ने हामी भरी। जी सर, मैं अभी रिकी को कहता हूँ, वो अपने सारे लड़कों को इस काम पर लगा देगा, चंदन ने सिर हिलाते हुए कहा। युवराज ने कुछ सोचा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, और इन दोनों को, मेहता और वर्मा जी को, कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि हमें उनके बारे में सब मालूम है। उन्हें यह बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए। जी सर, ऐसा ही होगा, चंदन ने कहा। युवराज ने अपना प्लान आगे बढ़ाते हुए कहा, और एक काम और करो, उनको कंपनी के कामों में शामिल तो करो, लेकिन ध्यान रखना कि उनको गलत जानकारी ही मिले, जिससे वो कुछ भी प्लान करे उल्टा ही उन पर पड़ जाए। चंदन ने तुरंत अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया और किसी को भेजते हुए कहा, हो गया सर। यह कहने के बाद चंदन वहां से चला गया। चंदन के जाने के बाद युवराज ने अपने मेज से फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो विराज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोनों के दूसरी तरफ से एक ठहरी हुई आवाज आई। बोलो युवराज, किसकी शामत आई है? युवराज ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, मुकुल सिंघानिया की। फोन के दूसरी तरफ से कुछ देर सन्नाटा छा गया। विराज को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारे चचेरे भाई की? युवराज ने उसकी हैरानगी दूर करते हुए कहा, हाँ, मेरे चचेरे भाई की। उसकी हिम्मत आजकल बहुत बढ़ गई है। विराज ने अपनी आवाज में गहराई लेट करते हुए कहा,
ठीक है, काम हो जाएगा। मैं सुबह तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ। ये कहने के बाद विराज ने फोन रख दिया। युवराज ने फोन रखा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियां चटखटाई और गहरी सांस ली। अब ये जगन मुकुल के साथ आमने सामने की हो गई थी। दूसरी तरफ मुकुल पाली हिल में अपने आलिशान विला में स्विमिंग पूल में बैठा था। हमेशा की तरह उसके बगल में आज सुंदर सुंदर लड़कियां थी। उसकी बॉडी स्विमिंग पूल के पानी में किसी डायमंड की तरह चमक रही थी। उसकी बॉडी देखकर कोई भी लड़की फ्लैट हो जाए। उसके एक हाथ में महंगी विस्की का गिलास था और दूसरा हाथ एक लड़के के कंधे पर था जो उसके हाथ की मसाज कर रही थी। दूसरी लड़की उसके कंधों की मालिश कर रही थी। तभी एक घर का नौकर उसके पास आया और अपना सिर झुकाकर बोला, सर आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं। मैंने उनको ऑफिस में बैठा दिया है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मुकुल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ हिलाकर उसको जाने के लिए कह दिया। उसके जाते ही मुकुल स्विमिंग पूल से बाहर निकला और अपना टॉवल सूट पहनकर ऑफिस की तरफ चल दिया। मुकुल से मिलने कौन आया था, क्या प्लानिंग करेगा मुकुल, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों 99वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मुकुल ने उसकी बात का कोई खास जवाब नहीं दिया, बस हाथ हिलाकर उसको जाने के लिए कह दिया। उसके जाते ही मुकुल स्विमिंग पूल से बाहर निकला और अपना टॉवल सूट पहनकर ऑफिस की तरफ चल दिया। ऑफिस में पहुंचकर उसने देखा कि मुकेश मेहता और संजय वर्मा वहां पर बैठे हुए थे। मुकुल ने टेबल पर रखी बेल बजाई। बेल बजते ही एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में एक महंगी विस्की की बोतल थी। उस लड़के ने सभी के लिए एक पैक बनाया और उनके हाथ में गिलास देने लगी। मेहता और वर्मा उस लड़की को हवस भरी नजरों से देख रहे थे और उनकी शक्ल पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेहता साहब ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए उसके हाथ को छुआ और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उस लड़की ने भी मेहता की मुस्कान का जवाब मुस्कान के साथ दिया। वर्मा जी भी यही हाल में थे और मुकुल उन दोनों को ये देखकर मुस्कुरा रहा था। जी मेहता साहब बताइए कैसे आना हुआ, मुकुल ने शराब का घूंट भरते हुए कहा। मेहता साहब ने एक फाइल मुकुल के सामने रखते हुए कहा, मुकुल ये युवराज के द्वारा भरे जाने वाले टेंडर की जानकारी है। मुकुल ने फाइल लेते हुए पूछा, कौन से वाला टेंडर? इस पर वर्मा जी ने कहा, वो एयरपोर्ट वाला टेंडर। वर्मा जी की बात सुनकर मुकुल खुश हो गया। उसने फाइल को एक साइड रखते हुए हंसा और उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम युवराज की बुनियाद को हिला दें। एक बात और जिसे जानकर आपको और भी खुशी होगी, मेहता साहब ने कहा। मुकुल ने सवालिया नजरों से मेहता साहब की तरफ देखा। मेहता भी समझ गया कि उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, युवराज की घरेलू जिंदगी भी कुछ ज्यादा सही नहीं चल रही है। उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई है। मेहता की बात सुनकर मुकुल जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अब मजा आएगा। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ होंगे और सबसे बड़ी बात की खेल उसकी कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसकी जिंदगी तक जाएगा। तीनों ने अपना अपना विस्की का गिलास उठाए और एक एक घूंट लेकर पीने लगे। तीनों की नजरों में शैतानी मुस्कान थी। असल में मुकेश मेहता और संजय वर्मा ने युवराज के पिता के साथ मिलकर सिंघानिया ग्रुप में उस समय काम करना शुरू किया था जब यह कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पर थी। उन दोनों को इसी बात पर गुस्सा था कि उनको लगता कि युवराज के पिता खुद को मालिक बनकर बैठ गया था और वो दोनों सिर्फ वहां के एम्प्लॉय बनकर रह गए। लेकिन उनको इस बात का नहीं पता कि युवराज के पिता ने उनका कभी हक भी नहीं रखा था। उन्होंने अपनी कंपनी के 10% शेयर उन दोनों के नाम किए हुए हैं। वो भी सिंघानिया ग्रुप के मालिक हैं और इस बात से अनजान दोनों अपनी ही कंपनी को बर्बाद करने में लगे हुए थे। उधर चंदन के जाने के बाद युवराज ने कुछ देर और अपने ऑफिस में काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वो उठकर खड़ा हुआ और अपनी जैकेट पहनी और गाड़ी लेकर सिंघानिया हाउस की तरफ चल पड़ा। गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ घुमाते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें में पुरानी यादें तारने लगी। उसकी आंखों में सामने अपने भाई विक्रम और बहन काव्या की याद आने लगी। वो वही तीनों बहन भाई एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। बचपन में तीनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन तीनों अपने माता पिता के साथ अपने दादा वीर प्रताप सिंघानिया से मिलने जा रहे थे कि उस समय नासिक में रहते थे। कार में युवराज, अपनी बहन काव्या और विक्रम पिछली सीट पर बैठा था। उसके पिता ड्राइव कर रहे थे और माँ उनके बगल में बैठी थी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन जब वो कसारा घाट से गुजर रहे थे तभी अचानक तेज रफ्तार में चल रही गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और वो एकदम चट्टान से टकरा गए। एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि युवराज के माता पिता की मौके पर मृत्यु हो गई। गाड़ी में आग लग गई और विस्फोट होने वाला था। युवराज और विक्रम को दोनों को बहुत चोट लगी थी। काव्या कैसे न कैसे गाड़ी से बाहर निकल गई थी। गाड़ी से बाहर निकलकर उसने देखा कि युवराज और विक्रम को बहुत चोट लगी है। युवराज तो अपने होश में भी नहीं था। उसने युवराज को मुश्किल से उठाकर गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की, तभी विक्रम ने अपनी आंख खोलकर काव्या को देखा जो युवराज को निकाल रही थी।
विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए काव्या को पुकारा, दीदी मुझे बचाओ, मैं भी अंदर ही हूँ। लेकिन काव्या युवराज को बाहर निकालने में लगी हुई थी। इतने में विक्रम बेहोश हो गए। जब उसको होश आया वो हॉस्पिटल में था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये बात बैठ गई कि उसकी बहन ने युवराज को बचाया लेकिन उसे नहीं। समय बीतता गया। काव्या ने सिंघानिया ग्रुप के चेयरवुमन बन गई और फिर उसने युवराज को कंपनी का सीईओ बना दिया। लेकिन विक्रम को यह बात कभी हजम नहीं हुई। उसे हमेशा ये लगा कि उसकी दीदी ने युवराज को ज्यादा प्यार किया और उसे नजरअंदाज किया। यही वजह थी कि जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने अपने परिवार से दूरियां बना ली। वो पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और वहां से लौटने के बाद वो सीधे घर भी नहीं आया, बल्कि वो अपने भाई के सबसे बड़े बिजनेस अराइवल कुणाल कुलकर्णी के घर पर रुका। विक्रम के मन में अब सिर्फ एक बदले की आग थी। उसे ऐसे लगता था कि अगर वो युवराज और काव्या को गिरा सके तो खुद को साबित कर पाएगा। कुणाल कुलकर्णी जो पहले ही से सिंघानिया ग्रुप से जलता था, विक्रम के गुस्से को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसने विक्रम को बहुत अच्छे से स्वागत किया। वेलकम विक्रम, मुझे पता था कि तुम एक दिन अपनी आंख खोलोगे और देखोगे कि तुम्हारे ही परिवार ने तुम्हें धोखा दिया, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है कुणाल, और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। कुणाल ने खुशी से हाथ मिलाया। शानदार, हम साथ मिलकर युवराज को हराएंगे। दूसरी ओर युवराज को इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा कि उसका अपना भाई लौट आया है लेकिन घर पर नहीं आया। गाड़ी में बैठा बैठा युवराज सोच रहा था, क्या विक्रम सच में इतना अलग हो चुका है कि वो हमें ही अपना दुश्मन समझने लगा है? क्या वो वाकई में कुणाल के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहा है? युवराज ने अपने गले के टाई को थोड़ा सा ढीला किया और खुद से कहा, कल सुबह मैं उससे खुद मिलने जाऊंगा, मुझे अपने भाई को वापस लाना ही होगा। गाड़ी सिंघानिया हाउस के गेट पर रुकी। युवराज ने एक लंबी सांस ली और अंदर चला गया। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। इसी बीच उधर कपूर मैंशन की भव्यता हमेशा की तरह अपनी चमक बिखेर रही थी, लेकिन अंदर बैठी अंजलि कपूर के मन में एक अलग ही हलचल थी। कमरे में हल्की रोशनी थी जिससे उसकी गहरी सोच में डूबी आंखें और भी गहरी लग रही थी। उसके सामने उसका सबसे विश्वास पात्र दोस्त राघव और शातिर मुस्कान लिए बैठा था। राघव ने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ देखा और अंजलि की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अंजलि तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर है, लेकिन इस खबर की कीमत चुकानी पड़ेगी। अंजलि ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर काम की खबर हुई तो कीमत की चिंता मत करो, तुम जो चाहोगे मिलेगा। अब बताओ क्या लाए हो। राघव ने अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर कुछ स्क्रॉल किया और फोन अंजलि के सामने रख दिया। अंजलि ने ध्यान से स्क्रीन की ओर देखा और अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। ये क्या है? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, यह माही के ब्लैकमेल होने की असली वजह है। मुझे पता चल गया है कि वो कौन सी वजह थी जिससे वो मजबूर हो गई थी कि ब्लैकमेलर की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती। अंजलि ने फोन को अपने हाथों में लिया और वीडियो चलाया। वीडियो में माही की किसी से बातचीत रिकॉर्ड थी। उसकी आवाज डरी हुई थी और किसी को विनती कर रही थी, प्लीज प्लीज ये सब मत करो, मेरी जिंदगी पहले ही मुश्किल में है, अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। माही की कंपकपाती आवाज कमरे में गूंज उठी। अंजलि ने वीडियो पॉज कर दिया और गहरी मुस्कान के साथ कहा, तो ये था माही का राज, अब तो और भी मजा आएगा। ये वीडियो कैसे मिला तुम्हें? राघव ने गौर से कहा, मुझे अपने सोर्सेज पर पूरा भरोसा था। मैंने जिस हैकर को उसके बारे में पता करने के लिए कहा था, ये सब सबूत उसने मुझे दी। इस वीडियो के अलावा और भी बहुत कुछ है जिसे देखकर तुम्हें और भी मजा आएगा। राघव ने उसके बाद अंजलि को अपने फोन में कुछ और दिखाया। अंजलि भी सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। सब कुछ देख लेने के बाद अंजलि ने फोन को टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। अब ये बताओ कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? अंजलि ने राघव की आंखों में देखते हुए पूछा। राघव थोड़ा झुका और धीरे से बोला, मुझे वो तुम्हारी बुगाटी चाहिए। अंजलि ने हंसते हुए गाड़ी की चाबी राघव की तरफ बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही राघव चाबी लेने के लिए अपना हाथ आगे कर रहा था, अंजलि ने चाबी अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। ये देखकर राघव का मुंह उतर गया। उसने कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। उसने कुछ कहा ही नहीं कि बस सवालिया नजरों से अंजलि की तरफ देखने लगा। अंजलि उसका ऐसा चेहरा उतरा हुआ देखकर हंस रही थी। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे प्लान को पूरी तरह से मेरा साथ देना पड़ेगा। ये कहते हुए अंजलि ने गाड़ी की चाबी राघव को दे दी। राघव ने सिर हिलाया। बिल्कुल, बस मुझे बताओ कि अगला कदम क्या होगा। अंजलि ने टेबल पर अपनी उंगलियां बजाई और सोच में डूब गई। कुछ पलों बाद उसने कहा, सबसे पहले हमें माही की कमजोर नस को तरीके से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि वीडियो अभी के लिए सिर्फ हमारे पास रहेगा। समय आने पर हम इसका कुछ सोचेंगे। राघव ने हामी भरी। बिल्कुल, लेकिन हमें भी देखना होगा कि ब्लैकमेलर कौन था, उसका माही से क्या कनेक्शन था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी माही को ब्लैकमेल कर रहा हो।
अंजलि ने हल्का मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं माही से खुद मिलूं और उसके चेहरे की घबराहट देखूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं ये उसके सामने बात रखूंगी तो उसकी हिम्मत जवाब दे देगी। राघव ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सीधे माही से मिलने वाली हो? कहीं ये गलत साबित ना हो जाए। राघव की बात सुनकर अंजलि थोड़ा हंसी और फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, गलतियां कमजोर लोग करते हैं और मैं कमजोर नहीं। मैं कब से माही की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ रही थी और अब ये जब वीडियो हाथ में लगा है तो उसे तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या होगा आगे? क्या अंजलि माही को ये वीडियो दिखाएगी या उसके बारे में पूछेगी? माही इसके बारे में क्या बताएगी अंजलि को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, 100वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कहानी के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और 1000 सब्सक्राइबर अपने जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करें। हम नई कहानी लेकर आएंगे 1000 सब्सक्राइबर होते ही। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंजलि को जब ये पता चला कि माही किस बात पर ब्लैकमेल हो रही है तो बहुत खुश हो गई। राघव के साथ मिलकर माही के खिलाफ प्लानिंग करने लगी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पसंद आया तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस। मैं इस मिशन में तुम्हारे साथ हूं। बस ये बताओ कि अगला कदम होगा क्या? अंजलि ने आंखें बंद कर ली और फिर कुछ सोचा और बोली, हमें माही को एहसास कराना होगा कि वो पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। वो जितना ज्यादा डरेगी उतना ही ज्यादा हमारे इशारों पर नाचेगी। मैं चाहती हूं कि वो खुद अपनी गलतियों की उलझती जाए और फिर हमारी मदद मांगे। राघव ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, लेकिन क्या युवराज को इस बारे में कोई भनक नहीं लगनी चाहिए? अगर उसे शक हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। अंजलि ने ठहाका लगाते हुए कहा, युवराज फिलहाल अपने बिजनेस में इतना व्यस्त है कि उसे कुछ समझ नहीं आएगा और जब तक उसे कुछ समझ आएगा तब तक खेल मेरे हाथ में होगा। राघव ने उत्साहित होकर कहा, तो फिर इस खेल की अगली चाल कब चलेगी? राघव की बात सुनकर अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, बहुत जल्द, लेकिन सबसे पहले मैं माही से मिलूंगी और देखूंगी कि इस खबर को कैसे लेती है। मैं चाहती हूं कि खुद आकर मेरे सामने गिड़गिड़ाए। राघव ने ठाका लगाया और फिर कहा, फिर तो ये देखने लायक नजारा होगा। मुझे भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब खेल शुरू हो चुका है। अब माही को बर्बाद करने से हमें कोई नहीं बचा सकता। कमरे में एक शातिर हंसी गूंज उठी। खेल की पहली चाल चली जा चुकी थी। इधर चौधरी हाउस में रात का सन्नाटा था, लेकिन दो कमरों में हलचल थी। एक कमरे में माही अपने सुबह होने वाले इंटरव्यू की तैयारियों में जुटी हुई थी, तो दूसरे कमरे में टीना अपने चीफ मैनेजर की पोस्ट को लेकर खुशियों में खोई हुई थी। माही के कमरे में टेबल पर रखी ढेर सारी किताबें और नोट्स बिखरे हुए थे। लैपटॉप स्क्रीन खुला हुआ था जिसमें इंटरव्यू से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों की लिस्ट थी। माही अपनी डायरी में कुछ नोट्स बना रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। यह उसका पहला इंटरव्यू था और किसी भी हालात में इसे सफल बनाना चाहती थी। मुझे अच्छे से तैयारी करनी होगी, उसने खुद से कहा और एक बार फिर अपने लिखे हुए नोट्स को पढ़ने लगी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो देखा उस दोस्त का, रिया का कॉल था। हेलो माही, कैसी चल रही है तैयारी? रिया ने उत्सुकता से पूछा। अभी भी पढ़ रही हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। माही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। टेंशन मत लो, तुम मेहनती हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये इंटरव्यू जरूर क्लियर करोगी। रिया ने उसे हौसला दिया। माही ने गहरी सांस ली और कहा, थैंक यू सो मच रिया। सच में जब तुम मुझे ऐसे मोटिवेट करती हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो और हाँ, इंटरव्यू में नर्वस मत होना। बस अपने स्किल्स और क्वालिफिकेशन पर भरोसा रखो, रिया ने माही को मोटिवेट करते हुए कहा। माही ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया, फिर अपने नोट्स पर ध्यान देने लगी। वो इसे इंटरव्यू में हर हाल में क्लियर करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ टीना अपने कमरे का माहौल एकदम अलग बनाए हुए थी। वहां किताबों के बजाय शीशे के सामने टीना अपनी मुस्कान को निहार रही थी और बार बार अपने आप को देख रही थी कि अपने भविष्य के सपने बुन रही थी। अब मुझे हर दिन युवराज के करीब रहने का मौका मिलेगा, उसने खुद से कहा और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। टीना की नजर अपने टेबल पर रखे उस ऑफर लेटर पर पड़ी जिसे आज उसे मिला था। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। चीफ मैनेजर, सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसने गहरी सांस ली और खुद को शीशे में देखकर बोली, वाह टीना, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अब देखना कि मैं सिर्फ इस कंपनी में काम करने नहीं जा रही, बल्कि मैं वहां युवराज की जिंदगी में अपनी जगह पक्की करने जा रही हूँ। उसके मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। उसे नौकरी से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि वो अब युवराज के साथ हर दिन समय बिता सकेगी। उसे पता था कि युवराज सिर्फ उसका जीजा है, लेकिन उसके लिए ये रिश्ता कभी मायने नहीं रखता था। माही, मैं सिर्फ इस कंपनी में नहीं बल्कि तुम्हारे युवराज की जिंदगी में भी दाखिल हो चुकी हूँ, उसने मन ही मन सोचा और बेड पर लेट गई।
इसी बीच उधर युवराज सिंघानिया के मन में तूफान उमड़ रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था और हाथ में फोन पकड़े सोच में डूबा हुआ था कि विक्रम की यादें, उसका गुस्सा, उसकी दूरी, सब कुछ उसे बेचैन कर रहे थे। युवराज की नजरें खिड़की के पार फैले अंधेरे में खो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना छोटा भाई, जिसे उसने हमेशा अपने दिल के करीब रखा, आज उसके सबसे बड़े बिजनेस अराइवल कुणाल कुलकर्णी के घर पर रुका हुआ था। विक्रम की यह हरकत न सिर्फ एक फैमिली क्राइसिस थी, बल्कि ये सिंघानिया ग्रुप के लिए एक खतरे की घंटी भी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर फोन उठाकर अपनी बड़ी बहन काव्या का नंबर डायल किया। घंटी बजी और कुछ सेकंड बाद दूसरी ओर से काव्या की शांत लेकिन गंभीर आवाज आई। हेलो युवराज, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है? युवराज की आवाज में हल्की झिझक थी, लेकिन चिंता उससे कहीं ज्यादा थी। उसने कहा, दीदी, विक्रम वापस आ गया है। फोन के दूसरी ओर से कुछ पल खामोशी छा गई। फिर काव्या की आवाज आई, जिसमें हल्की सी बेचैनी थी। क्या? वो वापस आ गया? कहाँ है वो? युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो दिक्कत है दीदी, वो घर नहीं आया, सीधे कुणाल कुलकर्णी के पास चला गया है। काव्या को जैसे बिजली का झटका लगा। वो झटके में उठ खड़ी हुई। क्या? कुणाल के पास? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। युवराज ने सिर झुका लिया, मानो वह खुद को दोषी मान रहा हो। उसने कहा, हाँ दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो हमसे इतना दूर क्यों चला गया? काव्या ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, युवराज, तुम तो जानते हो ना कि विक्रम हमसे क्यों नफरत करता है। युवराज ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ दीदी, वही उसकी पुरानी गलतफहमी वो को अब तक लेकर बैठा है। आप उसको सच्चाई क्यों नहीं बता देती? युवराज ने कहा। काव्या की आंखें नम हो गई। मैं किसी को कोई सफाई नहीं देने वाली। उसने जो समझना है समझ ले। अगर उसको लगता है कि हमने उसे अकेला छोड़ दिया तो लगता रहे। उसकी क्या क्या गलतफहमी दूर करोगे? उसको तो यह भी लगता है कि मैंने तुम्हें हमेशा ज्यादा महत्व दिया, इसलिए तुम्हें सीईओ भी बना दिया। काव्या ने कहा। युवराज की मुठ्ठियां कस गई। दीदी, ये सब गलतफहमी है। विक्रम हमारा भाई है, हमें उसे किसी भी तरह वापस लाना होगा। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, युवराज, मुझे पता है कि तुम्हें अपने भाई से बहुत प्यार है और मैं भी चाहती हूँ कि वो घर लौट आए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अगर वो कुणाल के पास रह गया तो इसका मतलब है कि वो हमें पूरी तरह से कट चुका है। अगर हम उसे सीधे बुलाने की कोशिश करेंगे तो वो और दूर चला जाएगा। युवराज की आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। उसने चिंता जाहिर करते हुए पूछा, तो फिर क्या करे दीदी? काव्या ने कुछ पल सोचा, फिर दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें उसे वापस लाना ही पड़ेगा युवराज, किसी भी हाल में। हमें उसे समझाना होगा कि यह परिवार ही उसकी असली जगह है। युवराज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ दीदी, मैं भी तो यही चाहता हूँ। काव्या की आवाज में चिंता थी। उसने युवराज को समझाते हुए कहा, सिर्फ लेने मत जाना, उसे समझाना भी। उसे यह एहसास दिलाओ कि हम उसके अपने हैं और कुणाल इसका इस्तेमाल कर रहा है। युवराज ने कहा, जी दीदी, मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद फोन कट गया, लेकिन युवराज का मन अभी भी अशांत था। उसने एक बार फिर बाहर अंधेरे में देखा और सोचा, क्या वो अपने छोटे भाई को वापस ला पाएगा? क्या विक्रम उसकी बात सुनेगा, या वो हमेशा से उसके लिए खिलाफ हो चुका था? ऐसे ही सुबह हो गई। इधर युवराज अपने भाई को लेकर परेशान था, उधर माही को अपने इंटरव्यू की टेंशन थी। माही सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने जल्दी से नहाकर हल्के रंग का प्रोफेशनल आउटफिट पहना और खुद को शीशे में देखा। वो खुद को मजबूत और कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी। तुम ये कर सकती हो माही, उसने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। इसी दौरान टीना भी उठ चुकी थी। उसने आज अपनी खास ड्रेस पहनी, जिसे वह सिर्फ खास मौकों पर पहनती थी। उसने अपने बालों को खूबसूरती से सेट किया और हल्का मेकअप भी कर लिया। अब देखना, ऑफिस में हर कोई मेरी तरफ ही देखेगा, उसने खुद से कहा और अपने कमरे से बाहर निकली। जब दोनों बहनें घर से निकलने लगी तो आमने सामने उनकी टक्कर भी हो गई। माही ने देखा और उससे पूछा, तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? टीना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अरे माही, मुझे लगता है कि तुम भूल गई, मुझे भी नौकरी मिल गई है और आज मेरी ज्वाइनिंग है। माही को टीना का एटीट्यूड देखकर थोड़ा झटका लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है कि तुम्हें जॉब मिल गई, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि आज ही तुम्हारी ज्वाइनिंग है। हाँ माही, वो भी चीफ मैनेजर के पद पर, टीना ने गर्व से कहा। माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उसे पहले से ही इंटरव्यू की टेंशन थी और टीना का एरोगेंट एटीट्यूड देखकर उसे और भी झटका लगा था। टीना बार बार उसे यही एहसास करवाने की कोशिश कर रही थी कि उसे एक चीफ मैनेजर की पोस्ट मिल गई है। वो माही को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। माही ने अपना ध्यान उन बातों से हटाया और फिर टीना से कहा, अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। टीना ने जाते हुए उसे देखा। उसने भी हल्की मुस्कान दी। अब मजा आएगा।
अब हर रोज तुम्हारे सामने रहकर तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि मैं तुमसे आगे हूँ। टीना यही सोच रही थी और वह आगे जा रही थी। माही भी इस बात से नाराज थी कि टीना उसकी अपनी बहन उसे नीचा दिखाने की बार बार कोशिश क्यों करती जा रही थी। दोनों बहनों की राहें अब एक ही दिशा में थी, लेकिन उनके इरादे और मंजिल बिल्कुल अलग हो चुके थे। क्या करेगी अब माही और टीना? क्या ये कहानी आगे नया क्या मोड़ लेगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और दोस्तों, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी अपने कहानी के, अपने चैनल सुकून एफएम के पूरे करवाने में हमारी मदद जरूर से जरूर करें।